नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए, हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सोशियोलॉजी चल रहा है जो पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 4 में स्थित है। उस चीज की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय समाज। जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? भारतीय समाज के बारे में। भारतीय समाज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय समाज के बारे में अध्ययनरत हैं हम लोग, यानी स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसका हम हिस्टोरिक हिस्टोरिक ग्राउंड हम लोग देख रहे हैं। जिसका हम क्या देख रहे हैं? हिस्टोरिक ग्राउंड। आपको सभी को पता है, हड़प्पा हड़प्पा कंप्लीट हो चुका है हमारा। हड़प्पा के बाद में वैदिक काल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब वैदिक काल के बाद में मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे धर्म आ गए थे, गुप्त आ गया था। इसके बाद ये सारे के सारे चीजें आ जाती हैं। इसके बाद अगली जो चीज हमारी आती है वो है मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोगों को आज से जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मध्यकालीन भारत मध्यकालीन 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 भारत यानी मिडाइवल हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री की हम लोग बातें आज करेंगे। अब मिडाइवल हिस्ट्री में जो हमारी बातें आती हैं उसमें हम लोग एक चीज देख लेते हैं। देखिए, मिडाइवल हिस्ट्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने? दो पार्ट में। एक 750 ईस्वी से लेकर के, यानी 750 एडी से लेकर के सेंचुरी तक, सातवीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच की हमें बातें करनी होगी। किस किस की? 7वीं सदी से लेकर के, यानी 7th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी 7th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी की हम आज बात करेंगे। जब हम बात करते हैं यानी 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, उसके बाद में 11वीं शताब्दी से 11th टू, यानी पहला पार्ट हो गया। ये दो पार्ट में डिवाइड जो किया है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और जो सेकंड पार्ट है, और इसी पार्ट को हम बोलते हैं राजपूत काल के नाम से इसको जानते हैं। राजपूत पीरियड के नाम से इसे हम जानते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है हमारा, सेकंड पार्ट है हमारा, वो सेकंड पार्ट है 11th सेंचुरी टू 17th या 17th सेंचुरी 11 टू 17th सेंचुरी हमारा, जो हम पढ़ते हैं इस्लामिक पीरियड के नाम से जिसे हम जानते हैं। हम इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे भारतीय समाज की। तो पहला आता है 7वीं सेंचुरी से 11वीं सेंचुरी के बीच की हम बात करते हैं, जिसको हमने क्या नाम से जाना है? राजपूत टाइम के नाम से हमने, या राजपूत पीरियड के नाम से जिसे हमने जाना है। राजपूत पीरियड के नाम से जिसे हमने जाना है। तो ध्यान रखिएगा, राजपूत पीरियड में क्या रहता है? मध्यकाल में राजपूत और मुस्लिम में, यानी जो मिडाइवल हिस्ट्री है हमारा, या मिडाइवल पार्ट है हमारा सोशियोलॉजी का, उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक राजपूत में डिवाइड कर दिया, तो दूसरा इस्लामिक में हमने डिवाइड कर दिया। हमने देखा कि 7वीं शताब्दी से 11वीं तक भारत में राजपूतों का शासन रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। और जब 7th सेंचुरी खत्म होती है, यानी चल रही थी, उसमें जो सोसाइटी थी राजपूत टाइम में, जो सोसाइटी थी वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती जाती है। छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड होती जाती है।
और यहाँ के जो राजपूत टाइम के जो लोग थे वो बड़े धार्मिक कर्मकांड यानी रिलीजियस रिचुअल में बहुत ज्यादा, आडंबरों में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। यानी यहाँ के लोगों का माना जाता है जो राजपूत का टाइम रहा, राजपूत जो टाइम रहा है, राजपूत के टाइम में यहाँ के जो समाज था, यहाँ का जो समाज था वो धार्मिक कर्मकांडों में, धार्मिक कर्मकांडों में उलझा रहा, धार्मिक कर्मकांडों में उलझा रहा है, यानी रिलीजियस रिचुअल्स में ही ये उलझा रहा है। और जब रिलीजियस रिचुअल्स में ही ये उलझा रहा है तो इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे एक ये वाली जो सोसाइटी थी, यहाँ पे जो महिलाएं थी यानी वीमेंस थी, वीमेंस की स्थिति में बड़ी गिरावट आती है। यानी एक चीज ध्यान रखिएगा, एक लिंक बाय लिंक बता देता हूं। पहले जो राजपूत काल था वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे धार्मिक कर्मकांडों में उलझा रहता है। इनकी वजह से जो उच्च वर्ग था उसका नैतिक पतन यानी मोरल डिफीट होने लगी। किसकी, यानी पतन किसका होने लगा? जो समाज का जो उच्च वर्ग था उसका मोरल पतन होने लगा। और मोरल पतन या फिर मोरल डिफीट होने लगा। यहाँ के जो लोग थे वे विलासी जीवन व्यतीत करने लगे, यानी यहाँ की जो लाइफ थी वो सही से ये लोग जीवन, यानी केवल दारू और मदिरा पान वगैरह या एल्कोहलिक होने लगे यहाँ के लोग। और यहाँ पे एक और चीज देखी गई कि जो साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया में देवदासी प्रथा का चलन आया। देवदासी प्रथा का चलन आया साउथ इंडिया में इस समय देवदासी का चलन आया। हम देखते हैं नॉर्थ में 7वीं शताब्दी में लगभग 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का इंडिया में अटैक हुआ। और ये अटैक किससे हुआ था? दाहिर से। जो राजा था दाहिर के ऊपर इसने अटैक किया मोहम्मद बिन कासिम ने। और यहाँ पे एक होता है रावर का युद्ध, बैटल ऑफ रावर। और इस बैटल ऑफ रावर में हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे जो दाहिर होता है वो डिफीट हो जाता है यानी कि हार जाता है। और राजा दाहिर के हारने के बाद में इनकी जो पत्नी थी राजा दाहिर की, जिसका नाम था रमाबाई ने क्या कर लिया भाई? पहली बार जोहर कर लिया। यानी हमने देखा कि साउथ में देवदासी प्रथा का चलन आया। और वहीं पे अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जोहर सिस्टम चलन में आ गया। और जोहर सिस्टम के साथ साथ एक और चीज में चलन था इस सोसाइटी में, वो सोसाइटी का चलन था कि भाई महिलाओं को जोहर करना। और जोहर के बाद में एक सती सिस्टम भी यहाँ पे था। सती सिस्टम भी यहाँ पे बड़े पैमाने पर चलाया गया। देवदासी प्रथम, बाल विवाह, जोहर जैसी या विधवा पुनर्विवाह यानी जो वीमेंस होती है, विडो रिमैरिज का कोई भी प्रावधान या प्रोविजन नहीं रखा गया इस सोसाइटी में। हम कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो सोसाइटी रही जो राजपूतों की, राजपूत क्या करते थे? आपस में ही अटैक्स करते रहते थे, आपस में ही ये लोग लड़ते रहते थे। कहीं ना कहीं यही कारण रहा है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर के एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और एक दूसरे से लड़ने की वजह से जो हमारी यूनिटी थी वो कहीं ना कहीं समाज की टूटने लगी। समाज में बड़े पैमाने पर जो वर्ण सिस्टम था वो चलने लगा। वर्ण सिस्टम जो कर्मों के आधार पे ही वर्ण सिस्टम आया था। अब से वो कौन सा हो गया था? वंशानुगत हो गया था, हेरिडिटिकल हो गया था। अब जब हेरिडिटिकल हो जाता है वो, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में अनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी जैसी चीजें हम देखते ही हैं। इनइक्वालिटी चलने लगी, यूनिटी थी नहीं। उसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला वो काल था जिसने हमारी इंडियन सोसाइटी को पूरी तरह से चेंज कर दिया। और इन्हीं के बाद में एकदम से आ जाते हैं मुस्लिम्स अटैक हो जाते हैं। और जब मुस्लिम्स एविशन हुआ हमारे इंडिया में,
तो एक चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि यहाँ की सोसाइटी यानी जो हमारा भारतीय समाज था, भारतीय समाज माना जाता है बहुत बड़ा समाज है। जितने भी धर्म इंडिया में आए हैं उन सभी धर्मों को इन्होंने आज मतलब अपने अंदर एक्सेप्ट किया, और जो हमारी मूल विचारधाराएं थी, जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन बेसिक प्रिंसिपल्स को आज तक कोई भी हाथ नहीं लगा सका है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे कोई भी हो। अगर हम बेसिकली मुस्लिम्स की बात करें, इन लोगों ने जब हमारे इंडिया में अटैक किया, इन लोगों ने जब इंडिया में अटैक किया, इन लोगों ने जब इंडिया में अटैक किया, तो अटैक के दौरान या फिर के दौरान आपको पता है मोहम्मद या महमूद गजनवी ने इंडिया के ऊपर सबसे पहले अटैक किया, और गजनवी के बाद में गौरी इंडिया में अटैक करने के लिए आता है। और जब मोहम्मद गौरी इंडिया में अटैक करने के लिए आया तो इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद ही एक चीज साबित हो गई कि अब से राजपूतों का टाइम, यहाँ पे इस सोसाइटी से राजपूतों का टाइम बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। और जब राजपूतों का टाइम खत्म हो जाता है गौरी के आने से, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि भाई आपको पता है इन्होंने मंदिरों पर, टेम्पल्स पर अटैक किए। यानी हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं और सोसाइटी में धर्म बहुत बड़े पैमाने पर उभर के सामने आता है। यानी टेम्पल्स पर अटैक किया, यानी यहाँ के जो मंदिर थे वहां पे आक्रमण किया। मजबूरी में जो व्यक्ति थे उन्होंने अपने घर में ही टेम्पल बना लिए। किस तरह से, वो चीज ध्यान रखिएगा। क्या होता था, ये जो लोग मुस्लिम्स अटैक्स इंडिया में होते थे, उसकी वजह से जो बहू बेटियां जो मंदिरों में जाकर के पूजा वर्शिप करती थी, अब वो क्या हुई भाई, वहीं से पकड़ पकड़ के बिचारियों को ले जाया करते थे। अब वो अपने हरम में रख लिया करते थे, यानी रखेलो टाइप उनको रहना पड़ता था। क्योंकि अब ये सिस्टम हो गया तो लोगों ने क्या किया, घरों में ही मंदिरों को बनाना स्टार्ट कर दिया। यानी सोसाइटी में, यानी मैंने आपको क्या बताया, जो हमारे विचार थे, जो मूल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी बेसिक प्रिंसिपल्स वो चेंज नहीं हुए हैं। वो क्यों चेंज नहीं हुए हैं? क्योंकि पहले हम एक सोसाइटी में एक जो गलियारा होता था उसमें टेम्पल होते थे, लेकिन अब हमारे कहाँ पे टेम्पल हो गए, घरों में टेम्पल हो गए। लेकिन हमने वर्शिप करना हम लोगों ने छोड़ी नहीं, यानी पूजा करना हम लोगों ने नहीं छोड़ा। और यहीं से आपको पता है कि ये लोग आए, जब कोई भी खूबसूरत लड़की को ये लोग देखते थे तो उसे उठा ले जाते थे। इसके कारण हमारे इंडियन सोसाइटी में एक और चीज प्रारंभ हो गई, और वो चीज प्रारंभ थी पर्दा प्रथा या पर्दा सिस्टम जिसको हम कह देते हैं, वो चीज आरंभ हो गई। और हम देखते हैं कि जब अलग अलग जो मुस्लिम आक्रमण रहे हैं, मुस्लिम संस्कृतियां अनेक प्रकार से आई। आपको पता है कि कुछ जो मुस्लिम्स अटैक हुए, मुस्लिम अटैक के बाद ये लोग यहीं पे बस गए। बसने के बाद में इन्होंने इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर चेंजेस किए हैं। चलिए, इतना तो हमारा ठीक है, ये तो सभी को पता है कि भाई धार्मिक क्षेत्र या आर्थिक या राजनीतिक सभी क्षेत्रों में यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत सारे धर्म यानी बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म में परिवर्तित होते गए। वो इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने का उनका मुख्यतः कारण यह था कि भाई जब इस्लामिक आक्रमण हमारे इंडिया में होते थे, यानी इस्लामिक अटैक्स इंडिया में होते थे, तो ये लोग कन्वर्टाइजेशन ज़्यादा करवाते थे, यानी हिंदुओं को परिवर्तित करवा देते थे मुस्लिम में, जिसकी वजह से हमारे इंडिया की जो कल्चरल चीज़ें थी उसमें बदलाव हुए। लेकिन इतने भी बदलाव नहीं हुए कि हमारे प्रिंसिपल्स ख़त्म हो जाए। चोरी ना आश्रय यानी चोरी ना करना, ये तो पहले से ही अपराध माना गया था, तो ये तो अभी भी था। यानी महिलाओं की इज्जत करना, और कहीं ना कहीं एक चीज़ देखें तो राजपूतों के टाइम से महिलाओं की कंडीशन बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही थी, और वही मुस्लिम्स में भी रहा है। यहाँ पे मुस्लिम जब तक रहे हैं तब तक इंडिया में कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं हुई। यानी वहीं कहीं भी आप देखने को मिलेगा इनइक्वालिटी समाज में रही ही है। यानी जहां एक तरफ केवल अकबर के टाइम में इक्वालिटी या मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे हमने इक्वालिटी देखी, वैसी इक्वालिटी सभी राजाओं में नहीं रही। अब जब पतन होना प्रारंभ होता है, पतन जब 1857 की क्रांति हुई यानी रेवोल्यूशन ऑफ 1857 हुआ, उस समय से ये माना जाता है कि जो EIC कंपनी थी यानी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भारत में आक्रमण किया
और भारतीय जो ये 1857 भी नहीं बोल सकते, उसके पहले से ये काम चल रहा था। जैसे इंडिया में 2 बैटल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और ये डिसाइडर बैटल्स थे कि इंडिया में अब से राज करेगा कौन। तो ये बैटल्स थे, पहला था आपका प्लासी का बैटल और सेकंड था बैटल ऑफ बक्सर। इन प्लासी और बक्सर के बैटल में एक चीज निर्धारित हो गई, डिसाइड हो गई कि अब से इंडिया में ईआईसी का राज रहने वाला है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये डर था कि भाई ईआईसी कंपनी जो है, अब मैं कहां पे स्थानांतरित हो गया हूं, ब्रिटिशर के टाइम पे भारतीय समाज पे। ईआईसी कंपनी वालों को ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये डर था कि ईआईसी कंपनी कहीं ना कहीं एक कंपनी है जो ट्रेडिंग करने के लिए आई है, व्यापार करने के लिए आई है। अगर उसके हाथ में संपूर्ण तरह की सत्ता चली जाती है, यानी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चले जाए, तो वो तो एक कंपनी है, वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का कर सकती है। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने समय समय पर ईआईसी कंपनी के नाम पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के फॉर्मेट में एक्ट्स भेजे। और यही अधिनियम, जिन्हें एक्ट्स कहा जाता है, इनके माध्यम से ईआईसी को ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती थी। और इन्हीं एक्ट्स के मदद से जो ईआईसी कंपनी है वो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया को रेगुलेट, इंडिया को कंट्रोल करती थी। चाहिए आइए बात करें हम ब्रिटिश काल में भारतीय समाज की, ब्रिटिश काल में भारतीय समाज की हम लोग बातें कर रहे हैं। तो ब्रिटिश काल में भारतीय समाज का मतलब है, ब्रिटिश काल में भारतीय समाज का मतलब है कि भाई, जैसे ही मैंने आपको इन दोनों बेटलों के बारे में बताया, बेटलों के बाद ये लोग यहीं पे बस गए। देखिए एक एक्ट आता है, जैसे मैंने एक्टों की बात करी है, 1773 के एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट जिसको बोला गया, रेगुलेटिंग एक्ट जिसको कहा गया, उससे ये एक्ट्स भिजवाना स्टार्ट हो जाते थे। ताकि इस एक्ट से क्या करते थे, ईआईसी को कंट्रोल एंड रेगुलेट किया जाता था। किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और इन्हीं एक्ट के थ्रू, यानी कंट्रोल और रेगुलेशन के द्वारा ही इंडिया को भी कंट्रोल और रेगुलेट किया जा रहा था, इन्हीं एक्ट के थ्रू। अब ऐसे में ही क्या हो रहा था कि ईआईसी कंपनी ने देखा कि इंडिया में, भाई इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में हमें क्या करना होगा, इंडिया की सोसाइटी को बांटना होगा, उसके बाद हम राज कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक और चीज होती है, वो ये कि भाई इन्होंने क्या देखा कि भाई अगर से हम केवल ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स को अगर हम इंडिया में लाए, तो ये इंडिया में आने के लिए बहुत ज्यादा पैसा मांगेंगे, यानी पैसा मांगेंगे, बहुत सारा पैसा मांगेंगे, जो इनको देना गवारा नहीं था। इसीलिए ब्रिटिशर, जो ईआईसी कंपनी थी, ईआईसी कंपनी ने सोचा कि हम लोग क्यों ना हम इंडियंस को ही क्या दे दे भाई, एजुकेशन प्रोवाइड कर दें। और जब हम इंडियंस को ही एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे, तो यहीं के लोग पढ़ लिख करके हमारे लिए ही काम करने लगेंगे। इनकी सोच ये थी। लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, बाद में जाकर के प्रोटेस्ट करने लगे, बहुत सारे मूवमेंट चलाए, बहुत सारे रेवोल्यूशन चलाए छोटे छोटे, जिनकी मदद से हम आज आजाद हो पाए हैं, हम इंडिपेंडेंट हो पाए हैं। अब जैसे इन लोगों ने एजुकेशन सेक्टर में बदलाव करने की कोशिश की और इंग्लिश को प्रायोरिटी दी। इसको प्रायोरिटी दी, इंग्लिश को प्रायोरिटी दी। अब इंग्लिश को प्रायोरिटी देने के बाद में जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया में वीमेन कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन है। इसीलिए सबसे पहला इन्होंने काम किया सती सिस्टम को खत्म करके। सती सिस्टम, जिसको हम देखते हैं कि 1829 में सती सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, और विलियम बेंटिक ने इसको बैन किया था। और यहीं पे देखते हैं स्लेवरी सिस्टम को भी यहाँ पे खत्म कर दिया। जहाँ पे स्लेवरी सिस्टम को भी खत्म किया गया, यानी गुलामी प्रथा या गुलाम प्रथा को भी यहाँ पे खत्म किया गया। हम लोग एक और चीज देखते हैं कि पूरे देश की एक ही सेना
एक ही सेना बनी सेना बनाई गई, पूरे देश के लिए एक सेना बनाई गई, पूरे देश के लिए वन एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया, जिसके माध्यम से हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे चलन में, हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि धीरे से चलन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आने लगा। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा यानी सती प्रथा हुई, बाल विवाह हुआ, अंतरजातीय प्रेम को तो प्रारंभ करवाया था, यानी ऐसी प्रथाओं को भी यहाँ पे खत्म किया गया जिनको कुप्रथाएं हम कहते हैं, विधवा पुनर्विवाह को प्रारंभ करवाया, अंग्रेजी शासन को की ही देन है ये सारी की सारी चीजें। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत के समक्ष अनेक प्रॉब्लम्स आ गई, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम सामने थी। जैसे हमारे यहाँ पे अगर बात करें एजुकेशन सेक्टर में, सेक्स रेशियो में भी बात करें तो बहुत ज्यादा कमी थी सेक्स रेशियो में भी। अगर हम साक्षरता की बात करें, साक्षरता केवल हमारे इंडिया में 16% थी, केवल वीमेन कितनी थी 6%। हमारा जो जीवन ये बोल सकते हैं हम कि भाई जीवन जीने का जो वो था, यानी जीवन गुणवत्ता हुई, वो भी बहुत ज्यादा कमजोर थी। लाइफ ऑफ सस्टेनेबल वो भी बहुत ज्यादा कमजोर थी। हर एक चीज कमजोर करके ब्रिटिशर्स गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एजुकेशन में असर डाला था। लेकिन वो भी एजुकेशन कौन सी, इंग्लिश को मैंडेटरी कर दी कंपैरिजन टू लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज को इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया ताकि इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बनाया जा सके। इसके बाद में जो 16% केवल क्या थी साक्षरता दर सामने आई, जिसमें से केवल साक्षरता दर 6% ही महिलाएं शिक्षित थी। और आपको पता है साक्षरता दर इंडिया में क्या है, केवल 6%। मतलब जिस व्यक्ति को अपना नाम पढ़ना और लिखना आता हो वो व्यक्ति हमारे इंडिया में साक्षर है। उसके बाद भी आप देखेंगे कि केवल 16% ही साक्षर हमारे इंडिया में बचे थे। आज के लिए इतना ही साथियों। आने वाली जो क्लासेस है उसमें आधुनिक भारत की हम चर्चा करेंगे, आधुनिक भारत में हमारे भारतीय समाज की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज्ञा चाहूंगा। धन्यवाद। राम राम।